हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों, अब तक हमारे 3 लेक्चर हो गए, ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। मैंने आपको ये रिलेशन आपको बताए थे, ठीक है, कूलाम का नियम आपको बताया था। आज जो देखेंगे हम अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे और उससे संबंधित कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कल देखिए कूलाम के नियम पर आधारित एक ही क्वेश्चन हुआ था, इस पे भी आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा। तो कॉपी पेन निकाल लो और साथ ही साथ नोट डाउन भी करना है, ठीक है। चलो भाई, हेडे लाएंगे। सबसे पहले टॉपिक जो रहेगा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों का आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है बेटा। समझेंगे कि आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम में आपने पढ़ा था कि दो आवेश के बीच में कितना बल लगता है, जो कि आपका आंसर आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 अपॉन R²। इसी प्रकार बेटा समझोगे, अगर मान लो ढेर सारे आवेश आ जाएं, जैसे एक आवेश हीरा Q1, एक आवेश ये है Q2, एक आवेश हीरा Q3, एक आवेश और ले लेते हैं, ये रहा Q4, और आवेश ले लेते हैं, ये रहा Q5। ठीक है। यानी दो से अधिक आवेश आ जाएं, तब मैं पूछूं कि Q1 पर कितना बल लगेगा। ठीक है। Q1 पर कितना बल लगेगा, तो ये किसके द्वारा निकाल सकते हैं? अध्यारोपण के द्वारा। ठीक है, अध्यारोपण की सिद्धांत। तो सर क्या मतलब है अध्यारोपण का मतलब है कि विभिन्न आवेशों द्वारा लगने वाले बल का प्रभाव। ठीक है। जब हम क्या पढ़ रहे थे, किसी एक आवेश द्वारा लगने वाला बल, अब सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस आवेशों के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही चीज देखना है, ठीक है। तो समझिए बेटा, चलिए पहले मैं हेडिंग थ्योरी लिख देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार अनुसार जब आवेशों का एक निकाय हो, आवेशों का आवेशों का एक निकाय हो, निकाय हो यानी एक सिस्टम तैयार हो, ठीक है। यानी 2 4 आवेश, 6 आवेश, 10 आवेश, जितने भी आवेश आपको लेने हैं उतने, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जब आवेशों का एक निकाय हो, तो किसी किसी एक आवेश पर आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा अन्य आवेशों द्वारा द्वारा लगाया बल कि अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, का योग क्या होगा? बराबर होगा। क्या बात बोला? इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों का एक निकाय किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों, पॉइंट को पढ़ लो, जब आवेशों का एक निकाय हो, ठीक है, क्या हो? आवेशों का एक निकाय हो, तो अन्य आवेशों द्वारा लगाए जो बल है, ठीक है, अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल सदिश योग के बराबर होगा। बलों के सदिश योग के बराबर होगा। बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग के बराबर होगा। बराबर होगा। ठीक है, समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार जब आवेशों का एक निकाय हो, आवेशों का एक निकाय है आपके सामने, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल, मान लीजिए मैं इस पर देखूंगा बल, इस पर कितना बल लग रहा है, ठीक है, तो बलों के सदिश योग के बराबर होगा। समझिए कैसे। देखिए, सबसे पहले इन आवेशों की बीच की दूरी, इस दूरी को मैं बोल दूंगा R12। क्या बोल देते हैं इस दूरी को? R12 नाम दे देते हैं। सर 12 क्यों दिया? ताकि हमें याद रहे कि आवेश 1 और 2 के बीच की दूरी है, ठीक है। इसी प्रकार इस वाली दूरी को बोल दीजिए आप R15। R15 क्यों बोला? आवेश 1 और 5 के बीच की दूरी है, R15।
इसी प्रकार इनके बीच की दूरी बोल दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इनके बीच की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R13, और ये दूरी कितनी है, R14। ठीक है। अच्छा, एक और आवेश ले लेते हैं, एन आवेश ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक एन आवेश, ये आवेश कितना है, ये क्यू एन है। ठीक है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1n। ठीक है, ये इतने आवेश हैं और इस एक आवेश पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, बल लगा रहे हैं, कूलामी बल, जो आपने कल परसों पढ़ा है, कल पढ़ा है, ठीक, कल के लेक्चर में। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ये रही F1n। ठीक है, ये वाला आवेश इस पर एक फोर्स लगाएगा, सारे चार्ज मैंने पॉजिटिव ले लिए, F14। ये वाला आवेश पर बल लगेगा तो इसको बोलूंगा F12। ठीक है, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये कितना आया, F13। ठीक है, इस तरीके से सारे आवेश क्या करेंगे, बल लगाएंगे। एक और रह गया, ये भी लगाया, तो ये क्या है, F15। ठीक है, क्या हो जाएगा, F15। अब ध्यान से देखिए, इन सभी बलों का जो योग होगा, ठीक है, तो उनका सदिश योग, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट बराबर F12, ये वाला था, कहाँ है 12, ये रहा। अच्छा, इसी प्रकार F13, ठीक है, आवेश 3 के द्वारा एक पर लगा बल। इसी प्रकार आवेश 4 के द्वारा F14, इसी प्रकार F5 के द्वारा F15, और ऐसे एक क्रम चलता रहेगा। अगर और आवेश हो, एन आवेश है तो F1n। ये हो जाएगा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है जी, यानी अन्य आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, सभी बलों के सदिशों के बराबर होगा। एफ नेट बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस डॉट 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 प्लस F1 है। और इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल समझना है। ठीक है, बुक में दे रखा था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एक बात और समझिए यहाँ पर, देखिए क्या पॉइंट है, इस तथ्य को आपको याद रखना है कि नहीं, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल तीसरे आवेश द्वारा प्रभावित नहीं होगा, तीसरे वाले आवेश द्वारा, आवेश द्वारा प्रभावित, प्रभावित नहीं होगा, नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, समझिए। ठीक है, मान लीजिए बेटा दो आवेश थे, ये रहा Q1, और एक आवेश और ले लेते हैं, ये रहा Q2। ये दो आवेश हैं, और ये दोनों आवेश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर मान लीजिए 50 न्यूटन के फोर्स से बल लगा रहा है, 50 ये लगा रहा है, और इसके ऊपर कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। हम क्या किया, हमने एक तीसरा आवेश उठा करके यहाँ ले आए। ठीक है, एक तीसरा आवेश यहाँ पर ला करके उठा के ले आए, तो अब क्या होगा, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। ठीक है, तो ये जो बल का मान है ये चेंज नहीं होगा, ये 50 है, 50 का 50 ही रहेगा। ये बात बोलिए कि किन्हीं दो आवेश के मध्य लगने वाला, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं आपको आवेशों के अध्यारोपण का सदिश स्वरूप दिखाऊंगा। ठीक है, इसका सदिश स्वरूप क्या रहेगा, चलिए भाई देखिए, आवेशों के अध्यारोपण का, अध्यारोपण का सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप, जैसे बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा था कल के लेक्चर में, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ऐसे इसका भी हम अब क्या देखेंगे, सदिश स्वरूप देखें। ठीक है, आराम से समझेंगे, ज्यादा मैं आवेश लूंगा नहीं, दो चार ही लूंगा, और दो चार के द्वारा ही हम समझेंगे। ठीक है, देखिए कुछ आवेश ले लेता हूं। मान लीजिए एक आवेश ये रहा Q1, एक आवेश ये रहा Q2, और एक आवेश ये रहा Q3, एक आवेश ये रहा
Q4 और एक आवेश अपनी इच्छा से ले लेते हैं N, ये Qn है। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी बदलने वाला नहीं, बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो हम देखेंगे Q1 पर कितना बल लगेगा। हमारा फोकस कितना है, Q1 पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले इनके बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी और इस दूरी को हम क्या नाम देंगे, इस दूरी को नाम देंगे इसी के हिसाब से। देखो 1 और 2 चार्ज है तो इस डिस्टेंस को नाम देंगे R12, सही है, क्या नाम दे देंगे, R12। इस दूरी को क्या नाम देंगे, 4 है तो इसको नाम देंगे R14, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 1 और 3 इस दूरी को क्या नाम देंगे, R13 देंगे, R13। ये वाला कितना है, N है, तो इसको दूरी को नाम देंगे R1N। सारे आवेश को मैं धनावेशित मान ले रहा हूं, ठीक है, कैसे मान ले रहा हूं, धनावेशित। माना, देखिए कितने आवेश हैं, माना आवेशों का एक निकाय, माना आवेशों का एक निकाय, आवेशों, माना धन आवेशों का एक निकाय, धन आवेशों का एक निकाय, आवेशों का एक निकाय, एक निकाय जिसमें जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 तथा Q4 ले रखे ना, Qn आवेश हैं, आवेश हैं, ठीक है जी। यही आवेश माने Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन आवेशों की दूरियां, इन आवेशों की इन आवेशों की इन आवेशों की Q1 आवेश से, Q1 आवेश से आवेश से दूरियां क्रमशः कितनी दूरी है, R12, ये R12 R13 R14 तथा R1N है, R1N है, ठीक है, दूरियां आपके सामने ली हुई है। अच्छा, तब ध्यान से देखो, ये वाला आवेश इसके ऊपर एक बल लगाएगा, ठीक है, इधर एक बल लगेगा और इस बल का नाम भी मैं इसी के हिसाब दे दूंगा, इसका नाम दूंगा F12। क्या नाम दूंगा, 12। 1 और 2 के बीच में लग रही है, इसी नाम दूंगा इसे मैं 12। इसी प्रकार देखो ये Q4 है तो ये वाला भी इसके ऊपर एक बल लगाएगा, Q4, ठीक है, तो इसको नाम देंगे F14, ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार थर्ड वाला लगाएगा, चलिए भाई, इसी प्रकार थर्ड वाला आवेश लगाएगा, ये वाला आवेश इसके ऊपर, तो इस डिस्टेंस को क्या बोल, इस फोर्स को बोलेंगे F13, क्योंकि 3 के द्वारा लगाएगा। अब N वाला लगाएगा इसके ऊपर तो इस फोर्स को बोल देंगे F1N, ठीक है बेटा। अब एक एक करके सारी फोर्स को लिखते हैं, ठीक है, एक एक करके सबको लिखते हैं। आवेश आवेश 2 द्वारा Q2 द्वारा, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो कितना हो जाएगा, फोर्स 1/2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, सही बेटा, R12 का स्क्वायर, कि इनके बीच की दूरी 1 2 है। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, एक अंक वेक्टर आ जाएगा जो इनकी दिशा को दर्शाएगा, दैट इज कैप। और मैंने इसका आपको वैल्यू बताया था लास्ट टाइम, आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर का मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R वेक्टर अपॉन में R12। सही है, ये गुणा में आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 के मॉड का Q और R12 वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा आवेश 1 और 2 के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, आवेश 1 और 2 के मध्य लगने वाला बल। अब क्या देखना है, देखो आवेश 2 के द्वारा 1 पर और आवेश 4 के द्वारा देखेंगे, इसी तरह 3 के द्वारा, तो पहले 3 के द्वारा देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आवेश Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सीखें। जैसे F12 है तो F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का Q और R13 का वेक्टर। सॉर्ट आउट करके देखिए, पूरा लिख के लागू तो यही आ जाएगा वापस से। ठीक है, इसी प्रकार देखें किसके द्वारा, Q के 4 के द्वारा आवेश आवेश Q4 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन में R14 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Q और R14 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार देखो Q5 द्वारा अगर है तो Q6 द्वारा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे हम धीरे धीरे। और हमारा लास्ट आवेश क्या है, N है। क्या है हमारा लास्ट आवेश, N है। तो N के द्वारा देख लेते हैं जरा। आवेश Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, इसको क्या बोला था, F1N बोला था। 1N बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में R1N का Q और R1N वेक्टर। ठीक है, अब जरा समझिए, हमारे सारे के सारे आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है वो सबके द्वारा हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ने का काम करना है, बस कुछ नहीं करना। क्या करना है, जोड़ने का। तो अभी आप लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत के द्वारा फॉर्मूला देखा था, तो क्या आया था, F नेट बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस, ऐसे ही फॉर्मूला चलता रहेगा कहां तक, F1N तक चलता रहेगा। सही है, पीछे से उठा उठा करके एक एक करके वैल्यू रख दीजिए यहाँ। देखिए F12 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का Q और R12 वेक्टर। ठीक है, तो चलिए भाई, तो कितना हो जाएगा, F नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 के मैग्नीट्यूड का Q और R12 वेक्टर। इसी प्रकार 13 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का मैग्नीट्यूड का Q R13 वेक्टर। इसी प्रकार 14 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R14 के मैग्नीट्यूड का Q और R14 वेक्टर। इसी प्रकार ये चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट टर्म का रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में R1N के मैग्नीट्यूड का Q और R1N वेक्टर। ठीक है जी, अब इसमें से जो आपको कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, देखिए भाई, F नेट बराबर जो कॉमन दिखे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन तीनों सब में दिख रहा होगा, Q1 सब में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 कॉमन है, बचा के ना Q2 अपॉन में R12 के मैग्नीट्यूड का Q R12 प्लस इधर कितना बचा, Q3 अपॉन में R13 के मैग्नीट्यूड का Q
R13 वेक्टर प्लस Q4 अपॉन में R14 के मैग्नीट्यूड का Q R14। ठीक है, ऐसे लास्ट में से देखो 1/4 पाई निकाल लिया तो कितना बचा QN अपॉन में R1N के मैग्नीट्यूड का Q R1N वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला जो कि आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपके आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का सदिश स्वरूप है। ठीक है, ये क्या आपके आवेशों के अध्यारोपण का सदिश स्वरूप है, जिसको आप और इजी भाषा में कुछ लिखना चाहो तो और थोड़ा सा अलग प्रकार से लिख सकते हो मैथमेटिकल टर्म के द्वारा। आप यहाँ तक छोड़िए चलेगा, और नहीं तो आप आगे थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स लगाऊंगा, मैथ के ज्ञाता इसको पहचान जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 समेशन QI अपॉन R1I और 1I वेक्टर QI बराबर 2 से N। आप इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाए तो ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैथ वालों को तो अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। चलिए भाई, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, दो टॉपिक हमने पढ़ लिए। पहला क्या था, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का सदिश स्वरूप देखा। ठीक है, अब जरा एक एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं इससे अच्छे अच्छे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने न्यूमेरिकल कराए नहीं थे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आज हमें करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो आप तैयार रहें। हालांकि न्यूमेरिकल मैंने क्या नाम पूरे चैप्टर के अपलोड कर दिए आपके इसी चैनल पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दो अल्फा कण एक दूसरे 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूर वायु में रखें पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या है। दो अल्फा कण, दो अल्फा कण, अल्फा कण जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, सॉरी नॉट 5, 50 मीटर, 10⁻⁻50 मीटर दूर वायु में रखे हैं, मीटर दूर वायु में, वायु में रखे हैं, रखे हैं। इनके बीच, इनके बीच प्रतिकर्षण बल की, प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, गणना कीजिए। दो अल्फा कण एक दूसरे से 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूर वायु में रखें, इनके बीच प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। चलो भाई देखो समझो, दो अल्फा कणों की बात की है, एक अल्फा कण ये रहा और दूसरा अल्फा कण ये रहा। ठीक है, एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हुए हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इनका 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि दोनों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं जो आपके काम आएगा। अल्फा कण पर आवेश याद रखना, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। देखो भाई ये जो अलग से जो वैल्यू चीजें मैं बताऊं उनको आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके रखना और डे बाय डे रिवीजन करना, क्योंकि ऐसी चीजें ही आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करते हैं। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। चलो अब देखते हैं, तो अल्फा कण पर आवेश कितना Q1 का मान कितना हो जाएगा
Q1 बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और Q2 कितना हो जाएगा, कि दोनों अल्फा कड़े हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है जी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, वायु की वो रखा है तो वायु में ही लेंगे, तो F बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻90, Q2 कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाई, अच्छा R कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻15, 3.2 इंटू 10⁻⁻15। इसको दो बार क्यों लिखा समझ लीजिए, यहाँ R स्क्वायर है फॉर्मूले में इसलिए दो बार लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा 9। ध्यान दोगे 10 की पावर कितना हो जाएगा 30, ऊपर ले जाएंगे अगर माइनस की पावर तो प्लस की, तो 10 की पावर माइनस की 30 ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो 30 और 9 के 9 39, 39 और ये 10 की पावर माइनस के 38, तो 39 में से 38 घटाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, जो कि आपका F का मान कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। ठीक है, दोनों अल्फा कण के बीच में कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 90 न्यूटन का बल लग रहा है जी, कितना लग रहा है 90 न्यूटन का बल लग रहा है। चलिए नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का है, समझना, यहाँ कुछ कंसेप्ट भी देखने को आपको मिल जाएगा। एक कण जिसका द्रव्यमान m पर आवेश, एक कण जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान m पर आवेश, पर आवेश -q1 है, जो आवेश q2 के चारों ओर, जो आवेश q2 के चारों ओर, चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, r त्रिज्या, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है या चक्कर लगा रहा है, तो कण का आवर्तकाल क्या है, तो कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। पढ़िए सवाल को और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, एक कण जिसका द्रव्यमान m पर आवेश -q है, जो आवेश q2 के चारों r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो कण का आवर्तकाल क्या थी। ठीक है, अब समझना बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। मान लीजिए बेटा दो कण हैं और एक कण यहाँ पर है, इस पर जो आवेश है वो है q2, यहाँ एक आवेश है जिस पर कितना आवेश है q1। ठीक है, एक कण है जिस पर आवेश कितना है q1, इसका द्रव्यमान कितना है m है, कितना है द्रव्यमान, और ये जो कण है बेटा, ये जो कण है इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, और इसकी रेडियस कितनी दी है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है r मीटर। ठीक है, r, इन्होंने बोला है कि ये जो कण है इसका आवर्तकाल ज्ञात करना। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, इस कण को इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, वो है आवर्तकाल। ठीक है, इस कण को इसका एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे आवर्तकाल। तो हमें टाइम निकालना कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा बेटा ध्यान से समझना, ये दोनों आवेश, ये दोनों आवेश, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं अपनी ओर। ठीक है, एक फोर्स लग जाएगा एफ ई, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्ब बल बोलते हैं। अब ये कण गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है विद द वेलोसिटी बी।
कितने वेग से घूम रहा है? 20 से। आप लोगों को याद होगा जब कोई कण b वेग से किसी वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उस पर एक बल लगता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। और उस अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है? F बराबर में mb² बटे में r, ठीक है। समझना क्या बोला, जब किसी कण को r मीटर की त्रिज्या के पथ पर घुमाओगे तो उस पर एक बल लगता है जिसका मान क्या होता है? mb² अपॉन में r। और ये कहाँ बाहर की ओर लग रहा है और ये कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। तो अगर इस कण को अपना पूरा एक चक्कर लगाना है, यानी इस पथ से ऊपर नीचे नहीं आना, तो इन दोनों बलों का मान क्या रहना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए समझिए, कण को कण को वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर पथ पर घूमने के लिए घूमने के लिए पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? घूमने के लिए क्या होना चाहिए कि एफ, जो सेंटीमीटर एफ सी से शो कर रहा हूं, ठीक है, अभिकेंद्र बल, और एफ इलेक्ट्रॉन, तो अभिकेंद्र बल कितना है? एम बी² बटे में आर। अच्छा, इनके बीच में कुलामी बल कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, केवल मैग्नीट्यूड लेके। इस पर आवेश कितना है? क्यू, Q1 Q2, डिस्टेंस कितना? r², ठीक है। और हमें क्या निकालना है? इसको मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो भाई चक्कर लगाने के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड बराबर ये पूरी लंबाई, दूरी, दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 2 पाई r, कितनी हो जाएगी? लो लिख देता हूं, दूरी बटे चाल। तो t बराबर दूरी कितनी है, कितना तय करना पड़ेगा? 2 पाई r। और चाल कितनी है? b नहीं पता, तो हमें b निकालना पड़ेगा फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से देखो b² निकालेंगे, देखो r से एक r मर जाएगा। अच्छा, कुछ कट सकता है तो काट दो। तो v² बराबर कितना होगा? ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r। सही है जी। m डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया। यहां से अगर मैं b निकालूं तो v बराबर कितना हो जाएगा? ये सब रूट में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में mr, ठीक है। ये उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर 2 पाई r अपॉन रूट में, ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में mr, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ फंस सकते हैं कुछ बच्चे, तो आराम से जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं, ज्यादा टफ भी है नहीं। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो बेटा, इसको स्क्वायर भी लगा दे रहा हूँ और रूट भी लगा देता हूँ, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो t बराबर, तो इसको रूट में लिख रहा हूं मैं, तो 4 पाई² r²। इसको पलट के लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr बटे में रूट में Q1 Q2। तो t बराबर, अच्छा गुणा करो, देखो ये गुणा करेंगे तो देखो 4 4 कितना आया? 16 पाई² और पाई, तो पाई क्यू, ठीक है। r और r तो कितना आया? आर क्यू, और एप्सिलॉन नॉट कुछ और बचा, m और बचा m, और बटे में कितना हो जाएगा? Q1 Q2। ये हो गया आपका आवर्तकाल, इतना समय लगेगा जी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन आउट करना चाहो तो कर सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो 4 पाई, देखो मैं लिख ही देता हूँ, t बराबर 4 पाई, कॉमन कर ली तो कितना बचेगा? अंदर बचा m पाई r³ बटे में Q1 Q2 सेकेंड, ठीक है जी। ये हो गया आपका आवर्तकाल, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई आगे देखिए।
दिए गए चित्र में चित्र में किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर आवेश पर लगने वाला लगने वाला बल ज्ञात करो। बल ज्ञात करो। डायग्राम क्या है जरा समझ लिए। ये कोई समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर क्यू क्यू क्यू, ठीक है। तीन आवेश रखे हैं और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी ए है। ए ए इन्होंने बोला है किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात है। अब आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि अध्यारोपण जैसा दिख रहा है कि दो से अधिक आवेश आ रहे हैं, तो हम इसके कारण लगने वाला बल निकालेंगे और इसके कारण लगने वाला बल निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो इसके द्वारा बल कहाँ लगेगा, एफ, ठीक है। अच्छा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा एफ, क्योंकि देखिए आवेश समान है, दूरी समान है, तो बल का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो पहले एफ का मान निकालें। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश, क्यू क्यू, ठीक है। क्यू क्यू, डिस्टेंस कितना बेटा, ए उसका। तो ये आ गया, इसको कुछ अलग से पहचान दे दो। मान लो ये ए है और ये बी है, क्योंकि हमें ये तो पता है ये एफ के द्वारा लग रहा है और ये बी के द्वारा। तो इससे क्या है कि एक हमें पहचान मिल जाएगी क्या है, ठीक है। तो एफ ए कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेशों का गुणा कितना, Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना ए, तो ए स्क्वायर। इसको बोल दो एक। अच्छा, इसी प्रकार एफ वी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Q/A², ठीक है। तो ये हो गया एफ बी का मान और ये हो गया हमारा एफ ए का मान। अब क्या है कि दोनों अलग अलग दिशा में, तो बेटा सदिशों को जोड़ना आप लोगों ने सीखा होगा। सदिशों को जोड़ना आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। अगर नहीं सीखा है दो सदिशों को जोड़ना, तो मैं अभी सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में कॉर्ड थीटा है, कितना है, इनके बीच में कॉर्ड थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको जोड़ने का जो फॉर्मूला बनेगा, तो एफ नेट बराबर √A² प्लस V² प्लस में 2AB कॉस थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, A² प्लस V² प्लस में 2AB कॉस थीटा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो एफ ए का मान ये दे दिया, तो जोड़ेंगे इन दोनों को। तो एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, रूट में F1 F A² प्लस F B² प्लस में 2FA FV कॉस थीटा, सही है जी। एफ नेट बराबर रूट में, अच्छा एफ ए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। एक काम करो, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ध्यान से देखना, इनको थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको एफ लिख दूं, पूरे को एफ बोल देता हूं, इस पूरी क्वांटिटी को, अगर एफ ना बोलो तो तुम लोगों की भाषा में मैं एक्स बोल देता हूँ, क्योंकि एक्स बड़ी जल्दी तो मैं समझ में आ जाता है। इसको एक्स बोल देता हूँ, तो ये भी तो सेम है, इसको भी एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, x² प्लस x² प्लस में 2x × x थीटा कितना है, देखो भाई समबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो cos 60। सॉल्व करेंगे, एफ नेट बराबर x² 2x², ठीक है, 2x² और cos 60 डिग्री, ठीक है जी। एफ नेट बराबर 2x² प्लस में 2x², cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है, 1/2। तो इससे ये कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x² आया, कितना आ जाएगी जी, 3x² आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा ध्यान दोगे, इसको सॉर्ट आउट करें। हाँ, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर, तो √3x, और x की वैल्यू क्या है, ये उठा के रख दो। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन में A²
√3 न्यूटन। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दो समान प्रकृति के आवेश दो समान प्रकृति के आवेश दो समान प्रकृति के आवेश, प्रत्येक पर आवेश Q है। प्रत्येक पर आवेश Q है तथा R मीटर की दूरी पर रखे हैं तथा R मीटर की दूरी पर रखे हैं। तब तीसरे आवेश Q को तब तीसरे आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा के बीच कहाँ रखें कि निकाय संतुलन में रहे। कि निकाय संतुलन में रहे। कि निकाय संतुलन में रहे। अब इसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। आवेश की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये IIT 1987 में पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, देखिए क्या कह रहा है। दो समान प्रकृति आवेश प्रत्येक पर Q कूलाम आवेश है तथा R मीटर की दूरी पर रखें। पहले दो आवेश बनाइए, एक ये रहा और एक ये रहा। इस पर कितना आवेश है Q और इस पर कितना आवेश है Q, दोनों पर एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखें। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इनका, R मीटर। ठीक है, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना R है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तब तीसरे आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच कहां रखना है, बीच में कहीं रखना है कि निकाय संतुलन में रहे। मान लीजिए कि मैंने इस जगह पर रख दिया। कहां रख दिया, यहां पर। और इस पर कितना आवेश है, Q है। Q आवेश। अब वो बाद में देखेंगे कि धनावेश होगा ऋणावेश, क्योंकि प्रकृति भी पूछे ना साथ में। अच्छा बेटा, अगर मान लो कि मैं धनावेश ले लेता हूं, समझना। ठीक है, कैसा ले लेता हूं, धनावेश। और हाँ, धनावेश। तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा F, ये वाला। इसको मैं A बोल दे रहा हूं, इसको B बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो FA फोर्स लगेगा। ये वाला आवेश इस पे धक्का देगा, अगर मैं प्लस ले लेता हूं तो FB। ठीक है, और ऐसा फोर्स लगे कि ऐसी जगह रखना है कि दोनों आपस में बराबर है। तो ये आवेश तो संतुलन में हो जाएगा। पॉइंट को समझना, ये आवेश तो संतुलन में हो जाएगा। बट ये क्या ये संतुलन में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, सोचते हैं। तो देखो, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला भी प्रतिकर्षित करेगा। समझो समझो, वापस समझो क्या बोला मैंने। देखो, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव,
क्योंकि निकाय के लिए बोला है, निकाय मतलब तीनों आवेश, ये वाला धनावेश, ये वाला, तो ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, ठीक है। तो वो फोर्स लगी, मान लीजिए ये एफ लगा दी इसने, क्या ये वाला आवेश इसको धक्का नहीं देगा बी वाले को, ठीक है। तो ये कहाँ संतुलन में रहेगा, ये तो भागने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। तो आता एक बात तो अपने को समझ में आ रही है कि गुरुजी ये आवेश जो आपने बीच में लिया है वो प्लस का आवेश नहीं हो सकता, आप इसके बारे में कुछ और ही सोचें, ठीक है। तो हम इस आवेश को क्या नहीं ले सकते बेटा, प्लस का आवेश नहीं ले सकते, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब जब प्लस नहीं सोचते तो माइनस सोच सकते हैं। तो मान लीजिए वो आवेश ही रहा, ठीक है जी, कहाँ है, यहाँ, और इस पर कितना आवेश है, माइनस क्यू है जी, माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये वाला आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, कौन सा वाला आवेश, ध्यान से समझना, बहुत खेले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे नहीं आईआईटी में पूछा हुआ है। ये वाला आवेश क्या करेगा, इसको ये वाला अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। इसको मैं एफ नॉट से बोल दे रहा हूं यहां रखने के लिए, ठीक है। अच्छा इधर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये वाला आवेश इसको खींचेगा अपनी ओर, और कितने फोर्स से खींचेगा, ए ने खींचा तो एफ ए नॉट बोल दो, और बी खींच रहा है तो एफ बी नॉट बोल दो, सही है जी। अब ये आवेश तो गुरुजी हो गया संतुलन में, ठीक है बेटा, ये वाला आवेश क्या हो गया, संतुलन। अब इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, देखिए, हाँ, तो देखिए ये वाला आवेश इधर खींचेगा, ये वाला खींचेगा किसको, ए को, तो एफ ए नॉट, ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, हाँ अब पॉसिबल है, क्योंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत आ गई और यही हम चाहते थे, एफ ए बी, सही है। तो ये भी संतुलन में आ जाएगा अगर फोर्स बराबर हो गई तो। इसको भी चेक करते हैं, ये वाला आवेश इसको खींचेगा, भाई ये माइनस ये प्लस तो खींचेगा, तो कितना फोर्स हो जाएगा, एफ ओ बी। ये वाला आवेश ए वाला प्लस का है उसको धक्का देगा, ठीक है, तो एफ बी ए। उम्मीद करता हूं कि अब आवेश संतुलन में हो जाने चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि तीनों आवेशों पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो चलिए भाई देखो समझो, तो देखिए इसका मतलब क्या, मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे को तो बस ये आवेश की प्रकृति पता करने के लिए इतना तालमेल करना पड़ा है, ठीक है। तो आवेश की प्रकृति पहले बता दो, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति कैसी होगी जी, ऋण आवेशित होगी, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित होगी। आधा क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि कितना आवेश होगा, तो बताइए अगर इसको संतुलन में रखना है, ठीक है, माइनस क्यू नॉट आवेश को संतुलन में रखना है, तो ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, बराबर, संतुलन की स्थिति से, संतुलन की स्थिति से, स्थिति से। तो फॉर्मूला एफ ओ ए बराबर में मैग्नीट्यूड बाई एफ ओ बी, ठीक है। अच्छा बेटा मैं ये मान ले रहा हूं इससे आवेश ए से जो दूरी है वो x है, तो ये कितनी बची, r माइनस एक्स हो जाएगी, भाई टोटल दूरी कितनी है r, यहां से मैंने x मान ली तो बची कितनी, r माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना q, दूरी कितनी बेटा x, इधर दूरी x स्क्वायर हो जाएगा, इधर अच्छा माइनस क्यू आवेश, इसका मैग्नीट्यूड रखूंगा केवल, q रख लेते हैं, ठीक है, इसको माइनस क्यू स्मॉल बना लो, इससे क्या कंफ्यूजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना इस पर क्यू और उस पर माइनस क्यू, चलो रख लो मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना एक्स स्क्वायर, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आवेश कितना बी पर क्यू, और ये आवेश कितना माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना r माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, इससे ये कट गया, बचा कितना ध्यान दोगे, 1/x² बराबर 1/r माइनस के x का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x का स्क्वायर बराबर 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस गुणा कर दो, तो r माइनस एक्स बराबर में, r माइनस एक्स बराबर में देखिए
ये इधर गुणा हो जाएगा तो r माइनस एक्स बराबर में ये उधर गया तो x, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2x, और x बराबर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा r/2। तो इन दोनों आवेशों के मध्य में रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? इन दोनों आवेशों के मध्य में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को कल देखेंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्वेश्चन और लगाने हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग लगभग 40 से 45 न्यूमेरिकल हैं इसी चैप्टर के, तो आप वहां जाइए, देखिए उन्हें और अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।